हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं हीट ट्रांसफ़र में हम लोग कंडक्शन चैप्टर को कंडक्शन के टॉपिक को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आज इसमें जो बचा हुआ पोर्शन है कंडक्शन से कुछ रिलेटेड और प्लस रेडिएशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम इसको। तो इसमें कंडक्शन में एक टॉपिक है ग्रोथ ऑफ आइस इन द पॉन्ड। तो होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉन्ड है, तो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा तो जो आइस होगी वो इसकी लेवल क्या होना, बढ़ने लगता है जाकर के इसमें। ठीक है, तो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, तो वही लिख रखा है व्हेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ से ये जो टेम्परेचर हुआ -θ डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब इसका टेम्परेचर जो आया वो 0 से नीचे चला गया। ठीक है, तो ये 0 से नीचे गया -θ डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, इस लेक में फ्रीज होने लगेगा। ठीक है, ये आइस इसमें डिपॉजिट होने लगेगी जाकर के, ये टोटल ये आइस। तो उसमें होगा क्या कि एक्चुअली डिपॉजिट इसलिए होगी कि यहाँ से क्या होगी, जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो ये हायर टेम्परेचर है, ये क्या है लोअर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगी जाकर के, इस डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। तो हीट स्केपिंग थ्रू द आइस इन टाइम dt। तो उसमें हम लोग देखें जो हीट स्केप हो रही तो आ जाएगा के ए डेल्टा थीटा। तो 0 डिग्री माइनस क्या रहेगा, -θ अपॉन जो भी इसकी थिकनेस सपोज करिए वाई एज्यूम की गई है ये, तो वाई और टाइम क्या रहा जा करके टी, तो वो dt टाइम में ये रखा गया है। अब हमें पता है कि जैसे ये हीट ट्रांसफ़र होगी तो ये लिक्विड से किस में बदलेगा, सॉलिड में। लिक्विड में सॉलिड बदलने का मतलब ये होगा चेंज ऑफ स्टेज। तो चेंज ऑफ स्टेज फ्रीजिंग है, तो उस केस में जो Q = लगेगा वो आ जाएगा M × L। L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। और मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू थिकनेस। जैसे इतना पोर्शन ये हमने कंसीडर किया कि ये आइस में कन्वर्ट हुआ, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस। तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या रहेगा एल, तो ये आ गया dQ2। अब देखिए जितनी हीट यहाँ से स्केप की है उसी की वजह से तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ है। तो ये जो दोनों हीट हैं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर है कि नहीं। जैसे ये इतनी स्केप कर गई जा करके तो ये स्टेज अपनी चेंज हो गया, तो इन दोनों हीट को हम कर देंगे बराबर। ठीक है, तो ये कंडीशन पहुंची जा करके, तो dQ1 बराबर क्या रखा, dQ2। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने इसे जब सिंप्लीफाई किया जा करके, तो ये फॉर्मूला आ गया dy/dt बराबर k(θ/ρl) अपॉन 1/i। जो हमें निकालना है क्या, टाइम। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बना जा करके t = 1/2 ρl अपॉन k(θ × y²। मतलब जो टाइम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ आई का होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ आइस का होल स्क्वायर। अब सीधे समय पता चला कि देखो थिकनेस अगर 1 टाइम रहे, 2 टाइम रहे तो 2 का स्क्वायर, 3 टाइम्स रहे तो 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो T1:T2 जो आया ये कंडीशन रही जा करके। ठीक, अब ये जैसे हमने कहा कि मान लीजिए ये है बॉन्ड, ये यहाँ से डिपॉजिट हुआ थिकनेस y1, फिर दूसरा हुआ जाकर के इसका कितना हुआ 2y1, तीसरा हुआ 3y1। तो ये कंडीशन पहुंची जा करके। अगर हम टाइम इंटरवल की वही चेंज करें तो हम दूसरे में पहले को हम माइनस करेंगे, तो 2 के स्क्वायर मतलब 4 में से 1 को माइनस करें कितना आ जाएगा 3। तो टाइम इंटरवल का रेशियो आएगा 135 और टाइम का रेशियो रहेगा 149। तो ये इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y² है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो आएगा 1², 2², 3² मतलब 1, 4, 9, 16। लेकिन टाइम इंटरवल का रेशियो आएगा 1,357। तो टाइम टेकन टू डिपॉजिट द आइस ऑन द लेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ आई का होल स्क्वायर। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y²। ठीक है, तो ये कंडीशन रही जा करके डिपोजिशन ऑफ आइस इन द लेक। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई। आगे देखते हैं जा करके, ये तो बात हो गई थिकनेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ आइस इन द लेक्स। तो जो हीट ऑफ ट्रांसफ़र आया वही इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से कंपेयर कर गया जा करके। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं चल के हम लोग।
रेडिएशन, रेडिएशन क्या रहता है? तो रेडिएशन क्या होता है? प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर डायरेक्टली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विदाउट रिक्वायरिंग एनी मीडियम। इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे जो सन से अर्थ तक रेडिएशन आता है, जो हीट आती है, जैसे कॉल्ड रेडिएशन। अब हम लोगों को पता है कि ये जैसे सन है और ये अर्थ है, तो इनके बीच में एक वैक्यूम है, तो वैक्यूम है, लेकिन तब से यहाँ से देखो अर्थ, सन से लेकर के अर्थ तक ये रेडिएशन पहुँचता जा करके, तो मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम इन रेडिएशन, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्या है, इट इज़ फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये ध्यान रखना है, इट इज़ फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो इसकी जो स्पीड रहती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट रहती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, मतलब ये हमेशा होगा, इसको हम कभी स्टॉप नहीं कर सकते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। अब मीडियम चेंज हो, जिससे ट्रांसफ़र होगा उस मीडियम को अफेक्ट नहीं करेगी। इट डज नॉट अफेक्ट मीडियम थ्रू विच इट पासेस। जिस मीडियम से, जैसे हम ये रहता है, जैसे मतलब जैसे अक्सर अपने लोअर क्लासेस में जब हमारा ज्योमेट्रिकल बॉक्स या सेक्शन बॉक्स मिलता है तो उसमें एक हैंड लेंस आता है। तो हैंड लेंस हम क्या लगते हैं, जैसे धूप में लगाते हैं, धूप में लगाते हैं तो उसको हम जैसे इधर कागज़ है इसके ऊपर फोकस करते हैं, तो कागज़ क्या होता है, गर्म हो जाता है, लेकिन हैंड लेंस तो गर्म नहीं होता ना। इससे देखो ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो इस मीडियम को उसने ट्रांसफ़र अफेक्ट नहीं किया। अफेक्ट किस पे किया? जिस पे रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। तो वही लिखा है, इट डज नॉट अफेक्ट मीडियम थ्रू विच इट पासेस। उस मीडियम को ये अफेक्ट नहीं करता है जिससे ये पास होता है, ठीक है। रफ़ एंड डार्क सरफेस आर गुड एब्जॉर्बर। जितनी रफ़ और डार्क सरफेस, खुरदरी सरफेस होंगी, वो रेडिएशन को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी। वाइल शाइनिंग स्मूथ सरफेस आर गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है। जो चमकदार सरफेस होंगी, स्मूथ सरफेस होंगी, जितने ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट करेंगी। इसी का कारण है कि जैसे ये क्वेश्चन आता था ना लोअर क्लास में, कारण बताइए जो है, सर्दियों में हम कलर्ड कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो सर्दियों में देखो टेम्परेचर कम होता है, हम चाहते हैं हमें सर्दी ना लगे, तो अगर हम डार्क कपड़े पहनेंगे, डार्क कपड़े पहनने से क्या होगा, वो रेडिएशन भी ऑब्जॉर्व करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमें हीट ऑब्जॉर्व होगी, तो वो हमें टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे। और गर्मियों में क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, हम चाहते हैं हमें गर्मी कम लगे, तो हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जो हीट को एब्जॉर्व ना करें। तो इस जो वाइट रहते हैं, वाइट क्या करते हैं, सभी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देगा, तो हमें गर्मी कम लगेगी। इसलिए सर्दियों में गहरे कपड़े या डार्क कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहने जाते हैं, गर्मियों में क्या होता है, सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। अब ग्लास एंड वाटर वेपर ये होती हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी रहती है ट्रांसमिटिंग शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ हीट रेडिएशन वाइल रिफ्लेक्टिंग लार्जर वन। ग्लास और वाटर वेपर जो होती हैं, ये शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशन को तो ट्रांसमिट कर देती हैं, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं। मतलब समझिए, अक्सर जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए जो रेनी डेज होता है, रेनी डेज मतलब क्लाउडी डेज समझिए, तो क्लाउडी नाइट या क्लाउडी डे जो होते हैं, नॉर्मल वेदर की तुलना में जिस दिन बादल होता है तो उस दिन थोड़ा गर्मी महसूस होती है इन कंपैरिजन टू द जब स्काई क्लियर रहता है। तो बादल क्या है, वाटर वेपर हैं, ठीक है। अब वाटर वेपर देखो, रेडिएशन जो सन से आया तो उसने देखो इसको रेडिएशन तो एब्जॉर्व कर गया, एनर्जी ज़्यादा। अब जब ये अर्थ पर पहुंचा, रिफ्लेक्शन हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ गई वेवलेंथ। अब यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हुआ तो इस बादल ने लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया इसी मीडियम में। तो होता क्या है कि ये एनर्जी इसी मीडियम में ट्रैप हो जाती है, तो ट्रैप हो गई तो हीट लोड बढ़ गया, हीट लोड बढ़ गया मतलब टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी तरह ये ग्लास का भी रहता है। तो ग्लास का क्या होता है, जैसे मतलब कई बार ऐसा होता है हमारे ऑफिसेज जो है, तो हमारे जो ऑफिसेज हैं वो जैसे बिल्कुल इस समय जैसे शोरूम में जाइए, मॉल में जाइए, ऑफिस में जाइए, तो ग्लास कवर्ड बना देते हैं, तो उसमें में एसी लगाना मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि ग्लास क्या करेगा, जो एनर्जी ज़्यादा है तब तो इंटर आ जाएगी, लेकिन जैसे एनर्जी यहाँ रिफ्लेक्ट होगी तो एनर्जी लॉस हुआ, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो वो एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं जा पाती, तो अंदर हीट लोड बढ़ जाता है। यही कॉन्सेप्ट रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो ग्लास और वाटर वेपर क्या है कि ट्रांसमिट करेगा शॉर्टर वेवलेंथ को और रिफ्लेक्ट करेगा लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन को। तो ये प्रॉपर्टी रहेगी जा करके ग्लास और वाटर वेपर की, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके। आगे हम लोग, ये तो प्रॉपर्टी हो गई रेडिएशन की। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं जा करके, नेक्स्ट कंडीशन जो रहती है, नेक्स्ट में क्या कहता है,
अब इसमें हम लोग किरचॉफ लॉ से रिलेटेड कुछ हम डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। जैसे ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है? ब्लैक बॉडी का देखो क्या मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी है तो जो उस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, अगर पूरा रेडिएशन उसने एब्जॉर्व कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी। मतलब कोई भी रेडिएशन ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो बॉडी विच एब्जॉर्व और रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी कोई होता नहीं है कोई भी। जो प्लेटिनम ब्लैक हुआ, सरफेस कोटेड विद लैम्प ब्लैक मतलब दिया होता है ना, तो दिया जैसे हम जला रहे हैं तो इसके ऊपर तो जो काला काला इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड लैम्प ब्लैक। तो प्लेटिनम ब्लैक और लैम्प ब्लैक हम इसको नियर अबाउट परफेक्टली ब्लैक बॉडी के जैसा कंसीडर कर सकते हैं। तो 98% जो होते हैं ये इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेते हैं। अभी ये फेरी रिंग दिखाया गया है, तो यहाँ पर जैसे देखो ये क्या है कि रेडिएशन ये इंसिडेंट हुआ, अब ये रेडिएशन इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होता रहता है जाकर, मतलब ये लाइट बाहर नहीं आ पाती है। तो नहीं आ पाती तो निकल पॉलिश्ड है ये, जिसे फेरी रिंग बोलते हैं। फेरी एक्सपेरिमेंट रहता है, अक्सर वो दिया जाता है, ये है फेरी रिंग। तो ये ब्लैक बॉडी की तरह काम करेगी। तो क्या कह रहा जा करके, प्लेटिनम ब्लैक ठीक है, लैम्प ब्लैक ये नियर और परफेक्टली ब्लैक बॉडी की तरह काम करेंगे। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होंगी? विच एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इंसिडेंट और इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो अगर पूरा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो उसी को हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, सिंस परफेक्टली ब्लैक बॉडी नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, इट विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक व्हाटएवर कलर ऑफ रेडिएशन। ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखो कोई बॉडी उसी कलर दिखाएगी, जैसे मान लो ये है, ठीक है, अगर यहाँ रेडिएशन, अगर मान ली इसने रेड कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट किया तो बॉडी रेड कलर की दिखेगी, क्योंकि रेड कलर की लाइट हमारी आंखों तक आएगी जा करके, तो रेड कलर की दिखेगी। ठीक, तो अगर मान ली सभी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लिया, कोई भी कलर की लाइट नहीं रिफ्लेक्ट हुआ करें, तो सभी कलर रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लिया तो कैसी दिखाई देगी? ब्लैक दिखाई देगी। तो ये ध्यान रखना है। तो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर ले रहा है, इसलिए हमें इसका कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा, तो ब्लैक कलर ही रहेगा, इसलिए इसे बोला जाता है ब्लैक बॉडी। तो वही कंडीशन का कह रहा है यहाँ पर, तो वो ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम। तो वही कह रहा है, सिंस परफेक्टली ब्लैक विल नाइदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट एनी रेडिएशन, इट विल ऑलवेज अपीयर ब्लैक व्हाटएवर द कलर ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एब्जॉर्टिव पावर, कितना वो एब्जॉर्व कर रहा है। तो लिखा है रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट इन ए गिवन टाइम टू द टोटल रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। तो एब्जॉर्टिव पावर क्या होगा, कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की है। तो ये हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन अपॉन क्या रहेगा, इंसिडेंट रेडिएशन। तो रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय इट टू द टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट। तो ऊपर भी देखो एनर्जी है, नीचे भी एनर्जी है, तो एब्जॉर्टिव पावर क्या होगी, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। सो नो यूनिट एंड डायमेंशन, ये ध्यान रखना है, क्योंकि रेशियो ऑफ एनर्जी है। जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगी वो पूरे रेडिएशन के एब्जॉर्व कर लेगी। ठीक है, जितना इंसिडेंट रेडिएशन है उतना ही क्या होगा, एब्जॉर्व हो जाएगा। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्टिव पावर कितनी होगी, 1। ये ध्यान रखना है जाकर के। अगर मान लीजिए कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर रही है तो उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल एब्जॉर्टिव पावर। तो ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्टिव पावर टोटल एब्जॉर्टिव पावर से रिलेट करते हैं। तो अगर सभी कलर के रेडिएशन के एब्जॉर्व कर रहा है तो उसे बोलेंगे एब्जॉर्टिव पावर। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्टिव पावर पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्व कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम स्पेक्ट्रल एब्जॉर्टिव पावर। तो एब्जॉर्टिव पावर क्या हुआ जा करके, एब्जॉर्ब रेशियो ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन टू डेट ऑफ टोटल इंसिडेंट रेडिएशन। इसकी कोई यूनिट नहीं रहेगी, कोई डायमेंशन नहीं रहेगी जा करके। ठीक है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए इसकी एब्जॉर्टिव पावर वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये रही एब्जॉर्टिव पावर। नेक्स्ट है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या होती है, अब देखिए इस बॉडी ने क्या हुआ कि एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया। अब एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, तो कितना एनर्जी ये इमिट कर रहा है, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, ये क्या होगा, इमिसिव पावर। तो एनर्जी को हो गई जूल, टाइम को हो गई सेकेंड, जूल पर सेकेंड क्या होता है, पावर मतलब वॉट, तो इसकी यूनिट ऊपर हो गई वॉट, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो गई वॉट पर मीटर स्क्वायर इमिसिव पावर। जबकि एब्जॉर्टिव पावर यूनिट लेस और डायमेंशन था, इमिसिव पावर की यूनिट क्या है,
वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो जितना एनर्जी वो रेडिएशन के अब्जॉर्व किया उतना ही वो इमिट कर देगा, तो उसकी मैक्सिमम रहेगी, मैक्सिमम फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी एंड मिनिमम फॉर स्मूथ। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था पहले, जो स्मूथ सर्फेसेज रहती हैं वो एब्जॉर्व कम करती हैं, पूरा इमिट कर देंगी, इसलिए स्मूथ सर्फेस की जो इमिसिव पावर रहेगी वो कम रहेगी। जो ब्लैक सर्फेसेज होंगी उनकी जो रहेगी इमिसिव पावर वो ज़्यादा रहेगी। तो ये ध्यान रखेंगे, इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी या ब्लैक सरफेस या रफ सरफेस की ज़्यादा रहेगी, स्मूथ सरफेसेस की कम रहेगी इमिसिव पावर। ठीक है, तो ये कंडीशन पहुंची जा करके इमिसिव पावर और एब्जॉर्टिव पावर। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो हुआ जा करके इमिसिव पावर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कंडीशन है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर, रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्टिव पावर इज सेम फॉर surfaces at same temperature and is equal to the emissive power perfectly black body. The ratio of emissive power to the absorptive power ये किसके बराबर होगा, emissive power of the perfectly black body। क्योंकि एब्जॉर्टिव पावर हम लोगों ने देख रहा था ब्लैक बॉडी के लिए कितना रहता था 1। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, emissive power to the absorptive power of your body is equal to the emissive power to the absorptive power of black body। एक वैल्यू हो गई 1, तो E अपॉन A इज इक्वल टू क्या जाएगा, कैपिटल E। तो जो ब्लैक बॉडी के लिए कांस्टेंट का, तो ई बराबर क्या होगा, ए। इमिसिव पावर बराबर किसकी होगी, एब्जॉर्टिव पावर के बराबर। यही है किरचॉफ्स लॉ। द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्टिव पावर इज सेम फॉर सर्फेसेज एट सेम टेम्परेचर एंड इज इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट दैट टेम्परेचर। ये देखो लिख रखा है, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ए बराबर कैपिटल ई अपॉन कैपिटल ए। ब्लैक बॉडी में कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होगी 1। अब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ ये वैल्यू क्या होगी, ये इसके बराबर हो जाकर के, इसका मतलब देखिए ये हुआ जाकर कि स्मॉल ई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, स्मॉल ए। तो जो गुड इमिटर होगा वही क्या होगा, गुड एब्जॉर्बर होगा। तो किरचॉफ्स लॉ ये कहता है गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड इमिटर। तो ये कंडीशन रही जा करके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हुआ जाकर किरचॉफ्स लॉ, गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जा करके। अब एप्लीकेशन समझते हैं, किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन क्या होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रफ़ और डार्क सरफेसेज होती हैं वो हीट को एब्जॉर्व करते हैं। तो सैंड क्या है, रफ़ और डार्क है, सो ये क्या होगा, गुड एब्जॉर्बर होगा। हम लोगों ने पढ़ा रफ़ और डार्क सरफेस गुड एब्जॉर्बर होंगे। अब किरचॉफ्स लॉ ये कहता है गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। तो होता है कि डेजर्ट कंडीशन में जब डे नाइट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सैंड क्या होती है, हीट को एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब जो रात होती है तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है कम, सैंड का टेम्परेचर है ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। तो गुड एब्जॉर्बर और गुड एमिटर, जितना उसने हीट को एब्जॉर्व किया तो उतनी क्या हीट को वो इमिट कर देंगे। तो जो सरफेस का टेम्परेचर होगा वो घट जाएगा। तो यही कारण होता है कि डेजर्ट में जो डेज होते हैं बहुत हॉट रहते हैं, जो नाइट होती हैं बहुत कोल्ड होते हैं। तो वही कह रहा है दैट इज़ वाई डेजर्ट डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। सैंड इज रफ एंड डार्क सो इट गुड एब्जॉर्बर एंड हेंस इन डेजर्ट डेज, डेजर्ट डेज में क्या होगा, when radiation from sun incident on sand will be very hot, now in accordance with the Kirchhoff's law good absorber is good emitter, so nights, मतलब नाइट में क्या होगा, जब ये रेडिएशन को इमिट करेगा विल बी कोल्ड, जब सब रेडिएशन को इमिट कर देगा टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर घट जाने से क्या होगा, वो सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कोल्डनेस महसूस होगा। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर। ठीक, अब जैसे दूसरा देखिए, जैसे हमने क्या है कि कोई शाइनिंग बॉल है, चमकदार बॉल है, उसके ऊपर हमने ब्लैक स्पॉट बनाया। अब शाइनिंग बॉल क्या है, जो स्मूथ सरफेस है वो किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्व नहीं करेगी। ठीक है, ये जैसे है, ठीक है, ये हमने कहा ये बॉल है। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक ब्लैक स्पॉट बनाते हैं। ये मान लीजिए ब्लैक स्पॉट है, अब ब्लू हो गया मान लीजिए। अब देखो जितना रेडिएशन इस पर इंसिडेंट होगा आकर के, ठीक है, जितना रेडिएशन इंसिडेंट होगा, ठीक, जो रेडिएशन इस पर इंसिडेंट होगा, जो स्मूथ सरफेस है वो तो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो डार्क सरफेस पे आएगा
डार्क सरफेस पे आएगा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब डार्क सरफेस पे जो इस कलर का आएगा तो वहाँ पर रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा। तो वही कह रहा है व्हेन शाइनिंग बॉल हैव द सम ब्लैक स्पॉट ऑन इट सरफेस हीटेड टू द हाई टेम्परेचर एंड सीन इन डार्क। अब इसको डार्क में रख दिया गया, ठीक है। अब डार्क में जो स्मूथ सरफेस थी तो इसमें तो कोई रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया नहीं था, ठीक है। और लेकिन जो डार्क सरफेस ने रेडिएशन का एब्जॉर्ब किया था, जैसे इसको हमने यहाँ पर रखा तो जो डार्क सरफेस था ये रेडिएशन को इमिट करेगा, और जो स्मूथ सरफेस था उसने कोई रेडिएशन को इमिट नहीं करेगा। तो वही कह रहा है कि ऑन द हीटेड टेम्परेचर ब्लैक स्पॉट शाइन ब्रिलियंटली एंड शाइनिंग बॉल बिकम डल और इनविजिबल बिकॉज ब्लैक स्पॉट ऑन द हीटिंग एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड सो इमिट। जो ब्लैक स्पॉट था इसने हीट को एब्जॉर्ब किया था तो ये इमिट करेगा, ये चमकता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो स्मूथ था इसने हीट को एब्जॉर्ब नहीं किया था तो ये हमें इनविजिबल दिखाई देगा, कुछ नहीं इसमें समझ में आएगा। तो ये कंडीशन है। तो ये भी क्या रहा, गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर। स्मूथ सरफेस रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इमिट भी नहीं करेगा। जो ब्लैक सरफेस है वो रेडिएशन के एब्जॉर्ब करेगा, जब हम इसको डार्क रखेंगे तो रेडिएशन को इमिट करेगा तो हमें चमकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके जब किसी हम बॉल को डार्क में देखते हैं जा करके। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है व्हेन लाइट इज पास थ्रू ए सोडियम वेपर एंड स्पेक्ट्रम इज ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज सीन। अब सोडियम वेपर है, सोडियम वेपर क्या किया गया, ट्रांसमिटेड लाइट का स्पेक्ट्रम देखा गया। तो इसमें क्या होता है, दो डार्क लाइन दिखती हैं, ठीक है। दो डार्क लाइन दिखती हैं, वो भी किस रीजन में, येलो रीजन में डार्क दिखती हैं। लेकिन जब इनको हीट किया जाता है तो येलो करंट का रेडिएशन ये इमिट करती हैं। वी फाइंड टू डार्क लाइन इन द येलो रीजन। डार्क लाइन मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हेन दीज लाइन आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय सोडियम वेपर व्हेन इट इमिट व्हेन हीटेड। जब इनको हम गर्म करते हैं तो येलो कलर का रेडिएशन निकलता है। दिस इज, तो इससे क्या हो, देखो इसने पहले डार्क दिखाई दे रहा था, गुड एब्जॉर्बर। जैसे हमने हीट किया इसने क्या किया, इमिट किया, तो गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर, तो उसी कंडीशन पे आया। तो सोडियम वेपर किस कलर की रही जा करके, येलो कलर की। ये ध्यान रखना है आपको। कई बार ऐसा रहता था ना, जैसे उसमें फ्रेंच ब्रिज पढ़ते हैं, ये आता लैम्डा अपॉन डी, तो हम उसने कहा कि पहले हम ब्लू कलर का ले रहे थे, अब हमने सोडियम वेपर यूज़ की, सोडियम वेपर यूज़ किया तो येलो कलर की वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ गई, तो इसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना सोडियम वेपर जो रहेगी वो किस कलर की रहेगी जा करके, येलो कलर की, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो इसमें डार्क लाइन मिल रही थी वो दे आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो ये थर्ड यूज हुआ जा करके। तो इसको हम लोग थोड़ा स्पेस जनरेट कर लेते हैं। तो स्पेस जनरेट करने पर क्या पाते हैं हम लोग, इसे साफ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा फ्रॉनहोफर लाइंस, ठीक है। फ्रॉनहोफर लाइंस क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ दिया था व्हाट आर द फ्रॉनहोफर लाइंस और किस बेसिस पर ये एक्सप्लेन होती है। तो पहले किससे एक्सप्लेन किया गया है, किरचॉफ्स लॉ से। ये ध्यान रखना, दे आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। द डार्क लाइंस हैं इन स्पेक्ट्रम ऑफ सन एंड आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ मतलब गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर। व्हेन वाइट इमिटेड बाय द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन, तो सन का जो क्या है, जो सेंट्रल पार्ट है उसे बोलेंगे फोटोस्फीयर। पासेस थ्रू इट एटमॉस्फेयर क्रोमोस्फीयर। जब बाहर की तरफ आया क्या होगा, क्रोमोस्फीयर। तो अंदर वाला पोर्शन जो है वो फोटोस्फीयर है और जो बाहर वाला पोर्शन है वो क्रोमोस्फीयर है। रेडिएशन ऑफ दीज वेवलेंथ विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय गैसेस प्रेजेंट देयर। अब ये जब पहुंचेगा तो वहाँ पर रेडिएशन क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, तो जब उनको गर्म किया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेडिएशन निकलेगा, दे इमिट रिजल्टिंग इन डार्क लाइन्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द सन। तो वही बेसिस गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर। फ्रॉनहोफर लाइन क्या है, सन रेडिएशन में ऑब्जर्व होती हैं। जब फोटोस्फीयर से जब रेडिएशन बाहर तरफ निकलता है क्रोमोस्फीयर में, तो वहाँ पर ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इसको जब हम गर्म करेंगे तो रेडिएशन फिर से इमिट होगा। दैट आर द फ्रॉनहोफर लाइन्स, दे आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो ये ध्यान रखना है आपको, किरचॉफ्स लॉ और सोडियम वेपर। अब इसको देख लीजिए जरा, कई बार ऐसा होता है ना कि कंडीशन रहती है, जैसे कोई रेड पीस ऑफ ग्लास है, तो अगर रेड कलर का है, रेड कलर का हमें क्यों दिखाता है, रेड कलर का लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तभी तो रेड कलर का, और बाकी रेडिएशन क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अपीयर्स रेड एज रिफ्लेक्ट रेड एंड एब्जॉर्ब ऑल अदर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट।
सो पीस ऑफ रेड ग्लास इज हीटेड टू रेड हॉट, ठीक है, इसको हमने बिल्कुल रेड हॉट गर्म किया, तो ये क्या कर विल रिफ्लेक्ट रेड एंड इन डार्क, अब हमने रेड कलर के ग्लास को रेड लाइट से ही हमने गर्म किया, ठीक है। अब रेड कलर इसने क्या कर रहा था, ये रिफ्लेक्ट कर रहा था, बाकी को क्या हुआ इसने ऑब्जर्व किया। अब इसको हम डार्क में रखें, तो डार्क रखेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें इनविजिबल दिखाई देगा, क्यों, कि रेड कलर का था और रेड कलर की लाइट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो कोई रेडिएशन इसको रेमिट करने के लिए रहा ही नहीं, तो हमें ये इनविजिबल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको हम बिल्कुल वाइट लाइट से हम गर्म करते हैं, वाइट लाइट से गर्म करते हैं तो रेड कलर को तो ये रिफ्लेक्ट कर देता, बाकी हुए ब्लैक कलर क्या होते बचे रहते हैं। इट विल रिफ्लेक्ट रेड एंड एब्जॉर्ब ऑल अदर रेडिएशन, सो व्हेन सीन इन डार्क इट विल ग्लो विद इमिशन ऑफ रेडिएशन कम्प्लीमेंट्री टू रेड। तो कम्प्लीमेंट्री रेड क्या हो जाएगा, सियान कलर, ठीक है, तो वो आ जाएगा। अगर हम रेड ऑब्जेक्ट को रेड लाइट से अगर हीट कर रहे हैं तो डार्क रखेंगे ये इनविजिबल हो जाएगी, और रेड ऑब्जेक्ट को हम वाइट लाइट से अगर हीट कर रहे हैं तो जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसका जो कम्प्लीमेंट्री कलर होगा उस कलर का दिखाई देगा। तो रेड का कम्प्लीमेंट्री कलर सियान कलर रहेगा जा करके, तो वो कलर मतलब ब्लूइश कलर ये दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है, रेड ऑब्जेक्ट को रेड लाइट से हीट कर रहे हैं तो वो इनविजिबल हो जाएगा डार्क में, ब्लू कलर के ऑब्जेक्ट को ब्लू लाइट से हीट कर रहे हैं और डार्क में देखें तो वो इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या है, द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मतलब टेम्परेचर केल्विन रहेगा। अब देखो हीट अपॉन टाइम ये क्या होगा, पावर, और ये एरिया हो गया जा करके। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पावर जो पहुँचाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये एरिया इधर रख दे रहे हैं और टी पावर क्या आ जाएगा 4। तो इसमें हमने क्या किया कि इसको हमने हटाया प्रोपोर्शनलिटी, तो आ जाएगा सिग्मा ए टी द पावर 4, ये आ जाएगा पावर के टर्म में। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा ये स्टीफन कांस्टेंट है, सिग्मा इज द स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये ध्यान रखना, मतलब इसकी वैल्यू यही रहेगी। यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर स्क्वायर टू केल्विन पावर 4, डायमेंशन ये होगी, आप ध्यान रखना है इसको। वैल्यू इसकी पहुंची जा करके, सिग्मा की वैल्यू हो गई जा करके 5.67 इंटू 10 पावर 8, और यूनिट वही पहुंचेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ठीक है। तो ये पहुंचा जाएगा रेडिएशन ई सिग्मा टी टू पावर 4, ठीक है। यहाँ पर एरिया टर्म मिसिंग है, ध्यान रखेंगे। तो ये पहुंचा जाकर, तो पावर जो इसमें यहाँ पर जो ई है वो इमिसिविटी है, ठीक है, ये इमिसिव पावर नहीं, ई क्या है, इमिसिविटी है। इसकी वैल्यू रहेगी 0 से 1 के बीच में, इसकी कोई यूनिट रहेगी, कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। जबकि इमिसिव पावर की यूनिट डायमेंशन होती थी, लेकिन इमिसिविटी क्या होगी, यूनिटलेस और डायमेंशन होगी। इसकी वैल्यू 0 से 1 होगी, मैक्सिमम कितनी होगी 1। एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड जो आया ऑफ बॉडी ऑफ एरिया ए विल बी जो आया पी बजारा ई ए सिग्मा टी टू पावर 4, तो ये स्टीफेंस लॉ आया, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पी बराबर ए सिग्मा टी टू पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन देखते हैं इसके स्टीफेंस लॉ के। तो कूलिंग बाय रेडिएशन, अब मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी दे रखा है, तो उसमें इफ़ बॉडी टेम्परेचर टी इन इन्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर टी है, यहाँ पर टेम्परेचर टी नॉट है। तो इसका जो हीट है लॉस हो रही है एनर्जी, तो आ रहा है पी ए ई ए सिग्मा टी पावर 4, और जो ये रिसीव कर रहा है वो हो गया ई ए सिग्मा टी नॉट पावर 4। तो यहाँ से देखो लॉस हुआ, ये रिसीव कर रहा है, तो कितना रेडिएशन से लॉस हुआ, तो इसको माइनस कर देंगे P1 माइनस P2, तो ये वैल्यू आ गई आकर के रेडिएशन लॉस। तो कूलिंग बाय रेडिएशन, तो ये हम लोगों ने देखा P बराबर ई ए सिग्मा और ये दे लगा टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4, ठीक है। अब इसमें देखो जो आएगा Q, दूसरी हम कंडीशन यहीं पर देखें, जैसे जो Q इक्वल टू रहता है जाकर के वो रहता है एम सी डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट लॉस आएगा वो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ रहेगा देखो एम सी और ये हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन डी टी।
अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। तो वही स्टेप यहाँ पर किया गया है। तो ये देखो हीट लॉस बना है डी क्यू अपॉन डी टी बराबर एम सी क्या है, स्पेसिफिक कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम। अब दोनों इक्वेशन हमने क्या की, बराबर कर दी। तो एम सी डेल्टा टी और ये वैल्यू देखो बराबर है। तो यहाँ देखो टेम्परेचर लॉस का जो फॉर्मूला बना जा करके वो आ गया ई ए सिग्मा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं टेम्परेचर लॉस इज इक्वल टू, ये इधर हो गया जा करके ई ए सिग्मा अपॉन एम सी, और ये पहुँचा जा करके टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4। अब ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसका जितने ज़्यादा सरफेस एरिया है हीट लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब अक्सर जैसे आप सिंपल सी बात करिए, जिस बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसमें हीट लॉस ज़्यादा होगा। अब कॉमन सी बात है, जैसे आप अपने डेली लाइफ में कंसीडर कर लें तो एक बायो में जैसे होता है ना, कुछ रूल्स दे रखे हैं, एलन रूल्स, उसमें एक्सट्रीमिटी शॉर्ट हो जाती हैं, ग्लोबर्स रूल ऐसे रहते जा करके। तो जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं तो उनका जो बॉडी जैसे रेंडियर है तो बड़ा स्फेरिकल शेप होता है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, कम रहता है। सरफेस एरिया कम होगा तो जो हीट लॉस होगा वो कम होगा। अरे नॉर्मल ऐसे समझ लीजिए, जैसे सर्दियों में होता है कि जो लोग सोते हैं ना बिल्कुल ऐसे सिमट के सोते हैं, मोड़ लेंगे अपने आप को, उससे क्या होता है कि सरफेस एरिया कम हो जाता है तो हीट लॉस कम हो जाएगी। और गर्मियों में आराम से स्ट्रेस होकर सोते हैं, बिल्कुल सिलेंडर का ऐसे लंबे से पड़े रहेंगे तो सिलेंडर का सरफेस एरिया सरफेस उससे स्फीयर से ज़्यादा रहता है तो हीट लॉस ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा ये रहेगा। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो हीट लॉस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के स्पेसिफिक हीट है। जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी उसका हीट लॉस कम होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका हीट लॉस कम होगा। तो वही कंडीशन दे रखा है। द नेचर ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, यहाँ रेडिएटिंग सरफेस यहाँ पर से डी टी अपॉन डी टी ये आ रहा था ई ए सिग्मा अपॉन एम सी, और यहाँ पर लिखा था ये बॉडी का टेम्परेचर और माइनस ये इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। तो पहला अगर ऑन रेडिएटिंग सरफेस ग्रेटर द इमिसिविटी फास्टर विल बी द कूलिंग, तो जितनी ज़्यादा ई होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग रहेगी। एरिया ऑफ रेडिएटिंग सरफेस, जितने ज़्यादा उसका एरिया रहेगा उतनी ज़्यादा कूलिंग रहेगी। ग्रेटर द एरिया फास्टर विल बी कूलिंग। मास ऑफ रेडिएटिंग बॉडी ग्रेटर द मास ऑफ रेडिएटिंग बॉडी स्लोअर विल बी कूलिंग। जितनी ज़्यादा मास होगा उतनी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पेसिफिक कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या रहेगा, स्लोअर विल बी कूलिंग। टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग, ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कूलिंग उतनी ही फास्ट होगी। ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग फास्टर विल बी द कूलिंग। अगर टेम्परेचर सराउंडिंग अगर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम हो जाएगी, तो कूलिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्रेटर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग स्लोअर विल बी कूलिंग। तो ये 3 पैरामीटर ये हुए, 2 ये हुए और 1 ये हुआ, 6। तो ये 6 पैरामीटर हुआ जिन पर ये डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करते हैं हम। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जैसे ये लिखा हुआ था, इसमें हम ये वैल्यू को हम बदलते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को। तो इस वैल्यू को देखो ये था बॉडी का टेम्परेचर, तो देखो चेंज इन टेम्परेचर जो रहेगा जा करके वो बॉडी के टेम्परेचर में इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को हटाया। तो हमें बॉडी का टेम्परेचर निकालना है, तो बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पर देखेंगे T इज इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा टी प्लस टी नॉट। तो टी की जगह ये रख दिया टी नॉट प्लस डेल्टा टी पावर 4 माइनस टी नॉट। इसका बाद क्या किया कि ये टी नॉट पावर 4 को हमने कॉमन ले लिया, तो टी नॉट पावर 4 को हमने 1 बचेगा, ये इधर डिवाइड करिएगा। बायनोमियल एक्सपेंशन जो पावर 4 है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी, +1 -1 कैंसिल हो गया। तो ये देखो बचा जा करके इस टी नॉट से एक वैल्यू कैंसिल कर देंगे तो 4 टी नॉट और डेल्टा टी। तो अब इसकी जगह जो लिखा है टी पावर 4 माइनस टी नॉट पावर 4 की वैल्यू हम इतनी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये वही किया जा करके यहाँ पर ये वैल्यू रख दी जा करके, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो ये रखा चेंज इन टेम्परेचर पर सेकेंड, तो यहाँ पर डेल्टा टी को रखा गया डेल्टा थीटा, ठीक है। डेल्टा टी जगह रख दिया डेल्टा थीटा क्या टी माइनस थीटा नॉट। टेम्परेचर की जगह रख दिया जी थीटा बाई डी टी, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई जा करके, ये वैल्यू हो गई के थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये पहुँचा जाकर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला पहुँचा जा करके। तो ये देखो आ गया डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू के ये थीटा माइनस थीटा नॉट। अब ये एक्चुअली जो थीटा है ये एवरेज टेम्परेचर है, और एवरेज टेम्परेचर क्या लिखेंगे भाई, ये आ जाएगा पहली बॉडी की दूसरी कंडीशन में अपॉन 2, और डी थीटा बाई डी टी की बात करें तो डी थीटा बाई डी टी तो थीटा 1 माइनस थीटा बाई टी हो जाएगा।
तो ये रहेगा जा करके, तो वही हो गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एप्लीकेशन, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस फास्टर विल बी कूलिंग, ठीक है। तो ये वही देखो लिखा गया डी थीटा बाई डी टी, थीटा डी टी बाई टी, और थीटा क्या होगा, एवरेज हो गया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बना जा करके, इस पर हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये इस पर न्यूमेरिकल रहेंगे, थीटा वन माइनस थीटा टी बाई टी के ऑफ थीटा वन प्लस थीटा बाई टू माइनस थीटा नॉट, ये रहेगा जा करके इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक इक्वेशन रहती है, उसको जरा हम ड्राइव करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन क्या रहेगी, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन को देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, इससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, इसको रब करते हैं, रब करने पे बनाते हैं। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन ऑन बेसिस ऑफ ग्राफ, उसके बेसिस पे हम ग्राफ डिसाइड करते हैं क्या रहेगा। तो देखो ये बना जा करके, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन रही है डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। अब देखो टाइम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगा ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो आ जाएगा डी थीटा बाई, इसको हम टेम्परेचर की तरह ले आते हैं, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी टी। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, अगर ऐसे लिखा होता था डी एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू होती थी एल एन एक्स। तो यही काम करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा देखो एल एन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, एक कांस्टेंट ले लेते हैं सी। अब ये कंडीशन होती जा करके यहाँ पर, एक तो जैसे ग्राफ ये रहता जा करके, अगर ग्राफ ऐसे बनाया जाए कि यहाँ पर अगर हम रखें जा करके एल एन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट, और यहाँ पर क्या रखा जाए टाइम, तो ये देखो इसको हमने वाई एक्सेस पर रखा, तो ये हुआ वाई एक्सेस बराबर टाइम को एक्स एक्सेस पर रखा माइनस के, और ये हुआ एक्स और प्लस सी। तो इंटरसेप्ट रहा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में ऐसे ग्राफ आएगा, स्लोप कैसा होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे देखें, तो इसको हम इस तरीके से देखते हैं, तो इसको जो है ये है, यहाँ पर रखा गया टाइम, और यहाँ पर रख रहे हैं हम एल एन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। तो हमने कहा कि इसकी जगह ये हो गया वाई, तो वाई माइनस के, ये हो गया एक्स प्लस सी। तो देखो वाई इज इक्वल टू आ रहा है माइनस एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव, और स्लोप है नेगेटिव। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। अब इसी को हम बदलें, ठीक है, क्या बदलें, तो इसका जैसे स्लोप पहुंचा जा करके, अब इसको हम टेम्परेचर के टर्म में देखते हैं, इसी को हम चेंज करें, ठीक है, इसको रब करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और फिर हम इसको चेंज करके देखें नेक्स्ट, तब इसका ग्राफ कैसा रहेगा। तो दोनों ग्राफ को कंपेयर करते हैं, कब क्या पूछा जाएगा हम और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, ये लगाया हम लोगों ने, ग्राफ पहुंच रहा है एल एन ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है, ये रहा जा करके। तो यहाँ से अगर एल एन को हटाएं तो हम ले सकते हैं, कुछ मान लीजिए टेम्परेचर सी, ये प्लस सी रखा था, तो अब देखो आएगा थीटा माइनस थीटा सी, ये हो जाएगा ई पावर माइनस के टी प्लस सी। तो यहाँ हम लोग सी कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू ये रहेगा जा करके थीटा नॉट ई पावर माइनस के टी, ठीक। अब यहाँ पर हम देखें, ये टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है, और यहाँ पर ये क्या है टाइम है।
अब t इक्वल टू 0 रखें तो t इक्वल टू 0 ई पावर जो 0 वैल्यू रहती है वो वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो 1 रहेगी, तो यहाँ पर हमने रखा भाई t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 तो थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ये हो गया 1, तो ये मैक्सिमम रहा जा करके सपोज करिए ऐसे ही। और t इक्वल टू इन्फाइनाइट करेंगे ये वैल्यू हो जाएगी 0, किसका रहेगा थीटा नॉट। तो ये देखो इस तरीके से घटता रहेगा, कब तक घटेगा जाकर, जब इसका टेम्परेचर किसके बराबर रहेगा जा करके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियली घट रहा है। तो ये हमें टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और टाइम के रेस्पेक्ट रखा गया है। ये क्या है, ln ऑफ थीटा माइनस थीटा 2, और टाइम रेस्पेक्ट तो स्ट्रेट लाइन है। अगर इसमें देख रहे हैं तो एक्सपोनेंशियली ग्राफ है, ये डिक्रीज होता हुआ। तो ध्यान रखना है यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ln ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट है, दोनों ही ग्राफ पूछे गए हैं। इसमें कौन सा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में करेक्ट है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है, ये हुआ जा करके। नेक्स्ट स्टीफेंस लॉ ऑफ एप्लीकेशन रहता है, हम डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर ऑफ द सन। तो ये मान लीजिए सन है, इसकी रेडियस दे रखी है r। अब ये अर्थ है, यहाँ पर ये डिस्टेंस r पर ये मान लीजिए रेडिएशन पहुँच रहा जा करके। तो सन रेडिएशन को इमिट करेगा, तो इमिट करेगा तो ये आ जाएगा देखो E A सिग्मा T टू पावर 4। अब इतनी डिस्टेंस से चारों तरफ इसके देखिए एरिया बन जाएगा ये, तो इसमें हीट पहुँचेगा जा करके। तो वही कह रहा है रेडिएशन अकॉर्डिंग, तो वही कह रहा है कि इफ r इज द रेडियस ऑफ सन एंड t द टेम्परेचर देन एनर्जी इमिटेड बाय द सन पर सेकेंड। तो ये पहुंचा जा करके E A सिग्मा T पावर 4, और ये वैल्यू हमने रख दी 4 पाई r स्क्वायर में, जो सन के हमने रखा जा करके। तो E एक वैल्यू हो गई जा करके 4 पाई r स्क्वायर और सिग्मा T टू पावर 4। अब जो अर्थ के सरफेस में पहुंचा जा करके, तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया जो पहुंचे जा करके, ये कहलाता है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट मतलब सन का जो रेडिएशन है पर सेकंड में कितनी एरिया में पहुंच रहा है। तो जो इसका एरिया पहुंचेगा 4 पाई r स्क्वायर। तो ये सोलर कांस्टेंट वैल्यू s, इसको हम रखेंगे पीक वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग E A, एक वैल्यू हो जाकर 4 पाई r स्क्वायर इधर सिग्मा, और ये वैल्यू हो गया 2 पावर 4, और जितने एरिया में यहाँ पहुँच रहा है जा करके वो है 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। 4 पाई जब 4 पाई कैंसिल आउट कर दिया, तो देखिए सोलर कांस्टेंट ये पहुँचा जा करके E सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर T टू पावर 4 अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये सोलर कांस्टेंट की वैल्यू आई, ठीक है। तो ये सोलर कांस्टेंट हो गया। तो कई बार सोलर कांस्टेंट पूछ दिया था, इसकी वैल्यू क्या रहती है जा करके, ठीक, जस्ट ऐसा। तो उसमें टेम्परेचर हमने ये सबकी वैल्यू रखी है, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, तो ये वैल्यू आई इतने किलोमीटर। ये रेडियस ऑफ सन, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू ये लिख रखी है देखिए 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट या 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है आपको, कई बार सोलर कांस्टेंट की वैल्यू पूछ दी जाती है। इन सब की वैल्यू रखी है, तो थियोरेटिकल टेम्परेचर जो आया जा करके वो पहुंचा जा करके 5800 केल्विन, और जो विंड डिस्प्लेसमेंट से कैलकुलेट किया गया है वो लगभग आया है 6000 केल्विन। अब जो थियोरेटिकल टेम्परेचर है वो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर से कम है। इसका मतलब है कि जो हमने यहाँ पर E की वैल्यू 1 मान रहे हैं, तो वो थोड़ा क्या है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं पहुँच रहा जाकर, इसलिए ऐसा हो रहा है जा करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इतना कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है सरफेस ऑफ टेम्परेचर जो सन का रहता है 6000 केल्विन रहता है, ठीक है। तो ऐसा ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है, ठीक है। और पीछे जो वैल्यू हम लोगों ने सोलर कांस्टेंट की ये वैल्यू निकाली, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप इससे ड्राइव करके देख लेंगे सोलर कांस्टेंट, जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है पर यूनिट सरफेस एरिया, ये दैट इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या है जा करके 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। ये पहुँचा जाकर लास्ट अपना टॉपिक पहुँचता जाकर विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, व्हेन बॉडी इज हीटेड इट इमिट रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ। बिल्कुल सही बात है, उसको गर्म करेंगे जितना पॉसिबल रेडिएशन है वो सभी निकलेंगे। हाउएवर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज डिफरेंट, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन होगा, अलग अलग होगा। अकॉर्डिंग टू विंड द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, ठीक है, वो वेवलेंथ जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की होगी एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उसका जो टेम्परेचर होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट आएगा। लैम्डा एम मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशन आएगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ये कांस्टेंट आएगा, वेयर बी इज कॉल्ड विंड डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, और इसकी जो यूनिट रहती है 2.89 × 10³ मीटर इंटू केल्विन। ये कांस्टेंट पहुंचा जा करके लैम्डा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लैम्डा 1 T1
इज इक्वल टू लेमडा टू T2, इस पे रहते हैं न्यूमेरिकल। मतलब अगर वेवलेंथ कम तो टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा। मतलब जिस बॉडी की टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होने मतलब क्या होगा, एनर्जी कम हो गई। अब ये तो सिंपल से जानते हो, E बराबर क्या होता है SC बाई लेमडा। वेवलेंथ घटेगी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये रहता जा करके। अब ये यहाँ पर जैसे दिखा रखा, देखिए यहाँ पर देखिए ग्राफ ने प्लॉट किया है, इधर एनर्जी है, इधर क्या है, वेवलेंथ है। तो अगर यहाँ पर देखो वेवलेंथ हमने एक ये ऐसे यहाँ देखिए वेवलेंथ क्या हो रही है, ये इस कंडीशन में ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ठीक 3500 फिर 4000, ये अलग अलग कंडीशन पे दे रखा है, उस केस में पहुँच रहा है जा करके। किसी पर्टिकुलर वैल्यू में हम जैसे यहाँ पर ऐसे देखते हैं, ये ऐसे बढ़ाया हमने, ठीक है, ये इधर पहुँचा जा करके, फिर वेवलेंथ ये इधर पहुँचा जा करके, फिर ये इस तरह का ऐसे शिफ्ट होगा जा करके, ये इधर जा करके, ये इधर पहुँचा जा करके, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3। तो यहाँ पर हम जैसे ये इस कंडीशन में आ रहा है, हाँ टेम्परेचर देखो बढ़ता जा रहा है, ये 3500, ये 4000 केल्विन, ये 4500 केल्विन, ये 5000 केल्विन, ये 5500 केल्विन। जैसे देखो पी की तरफ कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, वेवलेंथ घटती जा रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा है भाई ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है। तो हमें ये पता चला जो T5 है ये ज़्यादा है इन कंपेरिजन T4, ये है T3, ये है T2 एंड सो ऑन। वेवलेंथ देखो घटती जा रही है, वेवलेंथ घटती जा रही है, इन सब में देखो वेवलेंथ इधर आ रही है, ऐसे पीछे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें लेमडा T बराबर क्या रखना है, कांस्टेंट है। तो वेवलेंथ घटेगी, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस पर हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो लेमडा 1 T1 इज इक्वल टू हम सॉल्व कर देंगे लेमडा 2 T2, ठीक है। तो ये कंडीशन पहुँची जाकर विंड डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू। तो ये हमारा रहा जा करके हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, ठीक है। तो थर्डकल एस्पेक्ट में पढ़ा हम लोगों ने, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इसको पढ़ेंगे, जो डाउट रहेंगे पूछेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।